कोहबर की शर्त हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार केशव प्रसाद मिश्र द्वारा सन 1965 में रचित एक अत्यंत मार्मिक आंचलिक उपन्यास है। यह कृति अपने भीतर ग्रामीण जीवन की सादगी, मानवीय संवेदनाओं की गहराई और सामाजिक बंधनों की जटिलता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से समेटे हुए है। यदि आपने बॉलीवुड की चर्चित फिल्में नदिया के पार 1982 या हम आपके हैं कौन 1994 देखी हैं, तो यह जानना रोचक होगा कि इन फिल्मों की मूल कथा रेखा इसी उपन्यास से प्रेरित है। हालांकि जहां फिल्मों में कहानी का अंत सुखद और संतोषजनक रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं इस उपन्यास का अंत अत्यंत यथार्थवादी, गंभीर और हृदय को झकझोर देने वाला है। यह कथा पाठक को भावनाओं की उस चरम सीमा तक ले जाती है जहां दर्द, त्याग और कर्तव्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उपन्यास का नायक जीवन में एक के बाद एक आघात सहते हुए भी अपने दायित्वों से विमुख नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय देता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें जीवन के कठोर सत्य से परिचित कराता है। कोहबर की शर्त केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और त्याग की पराकाष्ठा का जीवंत दस्तावेज है। इसका अंत पाठक को भीतर तक विचलित कर देता है और उसे गहरे चिंतन के लिए छोड़ देता है, जहां आगे की कथा केवल कल्पना में ही आकार ले सकती है। यह रचना निसंदेह हिंदी साहित्य की कालजयी कृतियों में से एक है, जो हर संवेदनशील पाठक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दर्द भरी दास्तां के सफ़र में। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस शांत और हरे भरे अंचल में, जहाँ गंगा की लहरें और खेतों में लहलहाती फसलें जीवन का संगीत बुनती हैं, बलिहार गांव इन दिनों एक अलग ही उल्लास में डूबा हुआ था। गांव की पगडंडियों से लेकर चौपाल तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, ओंकार का विवाह। ओंकार जो स्वभाव से सीधा और शांत है, उसका रिश्ता चौबे छपरा गांव की एक सुशील और संस्कारी कन्या रूपा से तय हुआ था। बलिहार के इस आंगन में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। आंगन को गोबर और पीली मिट्टी से लीपा जा रहा था और दालान में गेंदे के फूलों और आम के पत्तों की वंदनवार बंध रही थी। इन सब के बीच अगर कोई एक व्यक्ति था जो पूरे घर की धुरी बना हुआ था, तो वह था चंदन। चंदन ओंकार का छोटा भाई है, अल्हड़, ऊर्जावान, चुलबुला, लेकिन भीतर से एक अत्यंत समझदार और जिम्मेदार युवक। कहीं हलवाइयों को निर्देश देना, कहीं रिश्तेदारों के रुकने का इंतज़ाम देखना, तो कहीं परिवार के सबसे वयोवृद्ध और सम्मानीय काका के आदेशों का पालन करना चंदन के पांव जैसे ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। काका, जो इस परिवार की जड़ हैं, दालान में बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए हर चीज़ पर अपनी पैनी लेकिन स्नेहिल नज़र रखे हुए थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब बारात को चौबे छपरा के लिए निकलना था। बैलगाड़ियों को सजाया गया था। घोड़ों की टापों और बैंड बाजों की धुनों ने पूरे गांव के आसमान को गुंजायमान कर दिया था। चंदन ने अपने बड़े भाई ओंकार को दूल्हे के वेश में देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और भाई के लिए असीम प्रेम छलक उठा। बारात जब चौबे छपरा पहुंची तो वहां का नज़ारा भी कुछ कम न था। वधू पक्ष ने द्वार पूजा की रस्म के लिए भव्य तैयारी की हुई थी। शहनाई की वह मीठी और सुरीली तान गूंज रही थी, जो मन के भीतर एक अनजानी सी सिहरन पैदा कर देती है। घर के भीतर औरतों की टोलियां मंगल गीत गा रही थीं। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां, जैसे लोकगीतों की गूंज में चौबे छपरा की हवाएं भी जैसे नाच रही थीं। इसी घर के किसी कोने में रूपा की छोटी बहन गुंजा अपनी सखियों के साथ बारात देखने और जीजा ओंकार की सालियों वाली पारंपरिक नोक झोंक की तैयारियां कर रही थी। उसका वह चंचल रूप और अल्हड़पन इस पूरे उत्सव में एक अलग ही रंग भर रहा था। मंडप सजा, वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हुई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ओंकार और रूपा ने 7 फेरे लिए। दोनों परिवारों के बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं जुड़ा था, बल्कि बलिहार और चौबे छपरा के बीच नेह का एक ऐसा पुल बन गया था जिस पर से होकर आगे की कहानी को गुजरना था। चंदन मंडप के पास खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस चौबे छपरा में वह आज अपने भाई की बारात लेकर इतनी खुशी खुशी आया है, यही गांव और इस घर की दीवारें आगे चलकर उसकी अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक दास्तान की गवाह बनने वाली हैं। फ़िलहाल तो रात गहरा रही थी।
शहनाई बज रही थी और हर तरफ सिर्फ मंगल ही मंगल था। विवाह के फेरे पूरे हो चुके थे और भोर की सुनहरी किरणें चौबे छपरा गांव के आंगनों में उतरने लगी थी। शादी की थकान के बावजूद किसी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अब बारी थी उस रस्म की जिसका वधू पक्ष की युवतियों और कन्याओं को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, कोहबर की रस्म। कोहबर घर का वह खास कमरा होता है जिसकी दीवारों पर लाल पीले रंगों से पारंपरिक भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। यही नवविवाहित जोड़े को कुल देवता का आशीर्वाद लेने और कुछ पारंपरिक खेल खेलने के लिए लाया जाता है। इसी कोहबर के दरवाजे पर होने वाली थी वह ऐतिहासिक नोक झोंक जिसने इस उपन्यास की आत्मा को जन्म दिया। दूल्हे ओंकार को जब कोहबर की ओर ले जाया जाने लगा तो चंदन एक ढाल की तरह अपने बड़े भाई के साथ साथ चल रहा था। उसे पता था कि अंदर सालियों की पूरी फौज अपने तीखे व्यंग, मीठी गारी और नेग मांगने की जिद के साथ तैयार बैठी है। जैसे ही ओंकार और चंदन ने कोहबर के दरवाजे पर कदम रखा, उनका रास्ता रोक लिया गया। दरवाज़ा घेरकर खड़ी लड़कियों के उस झुंड के बीच से एक बेहद चुलबुली, बेबाक और सुंदर लड़की सामने आई। ये गुंजा थी। गुंजा की आंखों में शरारत नाच रही थी और होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर टिका दिए और साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक मनचाहा नेग नहीं मिलेगा, दूल्हे राजा को अंदर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। ओंकार, जो स्वभाव से शर्मीला था, बस मुस्कुराकर रह गया। लेकिन चंदन कहाँ पीछे हटने वाला था। भाई की तरफ से मोर्चा चंदन ने संभाल लिया। नेक तो तब मिलेगा जब रास्ता छोड़ोगी, चंदन ने नकली रोब दिखाते हुए कहा। रास्ता तो तब छूटेगा जब मुट्ठी ढीली होगी देवर जी, गुंजा ने भी उसी तेजी से पलटकर जवाब दिया। यहाँ से देवर और साली के बीच वह मीठा वाकयुद्ध शुरू हुआ जो वहाँ खड़े हर व्यक्ति के लिए मनोरंजन का केंद्र बन गया। चंदन अपने तर्कों से गुंजा को हराना चाहता था, लेकिन गुंजा की हाजिर जवाबी और उसके भोलेपन के आगे चंदन के सारे तीर कुंद पड़ रहे थे। उस नोक-झोंक के बीच चंदन की नज़रें बार बार गुंजा के उस अल्हड़ चेहरे पर जाकर टिक जाती थी। गुंजा की पायल की रुंझुन, उसकी खिलखिलाहट और उसकी बातों की वह धार चंदन के मन के भीतर एक अनजानी सी हलचल पैदा कर रही थी। गुंजा भी इस बात से अनजान नहीं थी। बातों बातों में जब उसकी नज़रें चंदन की आंखों से टकराती तो उसे भी इस अजनबी देवर की बातों में एक अजीब सी कशिश महसूस होती। चंदन का वह आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और भाई के प्रति उसका प्रेम गुंजा के कोमल मन पर एक गहरी छाप छोड़ रहा था। काफ़ी देर चली इस मीठी तकरार के बाद आखिरकार चंदन को झुकना पड़ा। नेक दिया गया और ओंकार कोहबर के भीतर गया। रस्म पूरी हुई, हंसी मजाक का दौर चलता रहा, लेकिन उस शोरगुल और मंगल गीतों के बीच दो युवा दिलों में एक खामोश सी धुन बजनी शुरू हो गई थी। कोहबर के दरवाजे पर हुई वह पहली मुलाकात महज एक रस्म का हिस्सा नहीं थी, वह उस पवित्र, निश्चल और मौन प्रेम की शुरुआत थी जिसे आगे चलकर चंदन और गुंजा दोनों को अपने अपने तरीके से जीना था। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का कोई इजहार नहीं किया था, लेकिन उस एक मुलाकात ने उनके दिलों में वो बीज बो दिया था जो बहुत जल्द एक खूबसूरत लेकिन दर्दनाक एहसास का पेड़ बनने वाला था। चौबे छपरा की उस सुबह ने चंदन को उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफा भी दिया था और अनजाने में उसके भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी। विदाई के बाद रूपा जब चौबे छपरा से बलिहार नाव अपने ससुराल आई तो जैसे पूरे घर में एक नई रौनक आ गई। रूपा स्वभाव से जितनी शांत और शालीन थी, गृहस्थी संभालने में उतनी ही निपुण भी। उसने बहुत जल्द ही घर आंगन और परिवार के सभी सदस्यों को एक स्नेह की डोर में बांध लिया। चंदन के लिए तो भोजी महज बड़े भाई की पत्नी नहीं बल्कि एक माँ और एक सच्ची मित्र जैसी बन गई थी। ओंकार का दाम्पत्य जीवन सुखमय था और घर के बड़े बुजुर्ग काका भी नई बहू के सुघड़पन से बेहद संतुष्ट थे। कुछ समय बाद ग्रामीण रीति रिवाजों के अनुसार गुंजा अपनी बड़ी बहन से मिलने बलिहार आई। गुंजा के आते ही जैसे चंदन के जीवन में वसंत का आगमन हो गया। चौबे छपरा में कोहबर के दरवाजे पर जो चुलबुली तकरार हुई थी उसने अब एक गहरे, शांत और मीठे ठहराव का रूप ले लिया था। अब बलिहार के घर और दालान में चंदन और गुंजा का आमना सामना रोज होता। वे दोनों एक दूसरे से खुलकर अपने प्रेम का इजहार तो नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी में हजारों शब्द छिपे होते थे। कुएं की जगत पर पानी भरते हुए गुंजा की चंदन से नजरों का टकरा जाना या चंदन का खेत से लौटते हुए जानबूझकर आंगन की तरफ एक नजर दौड़ाना, ये सब उस मौन प्रेम की ही तो भाषा थी। चंदन की उपस्थिति मात्र से गुंजा के चेहरे पर जो लाली छा जाती थी वह किसी भी इकरार से कहीं बढ़कर थी। गांव का वह खुला और आत्मीय परिवेश उनके इस मासूम रिश्ते का मूक गवाह बन रहा था। आम के बाग, पगडंडियां और घर की छतें, हर जगह दोनों के बीच एक अनकहा सा संवाद चलता रहता। चंदन, जो पूरे गांव और परिवार की जिम्मेदारियों में हमेशा आगे रहता था,
गुंजा के सामने आते ही एक अल्हड़ प्रेमी बन जाता। गुंजा के लिए चंदन की वह निश्छलता और सच्चाई दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। घर के कामकाज के बीच रूपा भोजी से ये सब छिपा नहीं रहा। एक बड़ी बहन और एक माँ समान भोजी की पारखी नजरों ने बहुत जल्द ही भांप लिया कि चंदन और गुंजा के दिलों में क्या पक रहा है। लेकिन रूपा ने कभी उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि वह तो मन ही मन इस जोड़ी को देखकर खुश होती थी। उसने अपने स्तर पर यह मौन संकल्प ले लिया था कि उचित समय आने पर वह खुद काका और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने चंदन और गुंजा के विवाह का प्रस्ताव रखेगी, ताकि गुंजा हमेशा के लिए इसी घर की छोटी बहू बनकर आ जाए। भोजी की उस मूक सहमति ने चंदन और गुंजा के हौसले को और भी उड़ाने दे दी थी। अब दोनों ने एक साथ अपना भविष्य बुनना शुरू कर दिया था। बिना कोई वादा किए उन्होंने एक दूसरे को अपना मान लिया था। यह उपन्यास का वह सबसे सुनहरा और खूबसूरत दौर था, जहां हर तरफ सिर्फ नेह नाते थे, सतरंगी सपने थे और आने वाले कल की एक बेहद मीठी उम्मीद थी। चंदन को लगता था कि जीवन इसी तरह हंसते गाते गुजर जाएगा और उसे गुंजा के रूप में अपने प्रेम की मंजिल मिल जाएगी। उन्हें जरा भी भान नहीं था कि नियति उनके इन कोमल सपनों को किस कठोर परीक्षा से गुजारने की तैयारी कर रही है। फिलहाल तो बलिहार गांव की हवाओं में सिर्फ उन दोनों के प्रेम की मीठी धुन तैर रही थी, साथ दबे पांव प्रवेश कर रही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि खुशियों से भरे इस आंगन को इतनी जल्दी किसी की नज़र लग जाएगी। विपत्ति का पहला प्रहार उस वटवृक्ष पर हुआ जिसकी घनी छांव में पूरा परिवार निश्चिंत होकर सांस ले रहा था, यानी घर के सबसे वयोवृद्ध और मुखिया काका। काका महज एक बुजुर्ग नहीं थे, वे इस परिवार की नींव थे। चंदन के लिए तो वे पिता समान, उसके सबसे बड़े मार्गदर्शक और जीवन के हर मोड़ पर उसका हाथ थामने वाले गुरु थे। लेकिन एक दिन अचानक काका का शरीर बीमारी के आगे हारने लगा। उनकी वह कड़क आवाज़ जो कभी दालान में गूंजती थी, अब खांसी और कराहों में तब्दील हो गई। घर का माहौल रातों रात बदल गया। जहाँ कुछ दिन पहले तक अल्हड़पन और प्रेम की मीठी बयार बह रही थी, वहाँ अब चिंता, औषधियों की गंध और एक अनजाने खौफ का सन्नाटा पसर गया। चंदन, जो गुंजा के साथ अपने भविष्य के सतरंगी सपने बुनने में मग्न था, अचानक यथार्थ की कठोर जमीन पर आ गिरा। उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय काका की सेवा में झोंक दिया। वैद्य और हकीमों के चक्कर काटना, रात रात भर जागकर काका के पैर दबाना और उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखना, चंदन ने काका को बचाने के लिए आसमान एक कर दिया। गुंजा और रूपा भौजी भी घर के भीतर मौन प्रार्थनाओं में डूबी रहती। गुंजा देखती थी कि कैसे चंदन की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं और उसकी वह चिर परिचित मुस्कान कहीं खो गई है। वह चंदन का दर्द समझती थी, लेकिन इस कठिन समय में दूर से ढांढस बंधाने के सिवा वह कुछ कर नहीं सकती थी। परंतु मृत्यु तो एक अटल सत्य है। तमाम प्रयासों, दुआओं और चंदन की अथक सेवा के बावजूद काका की सांसों की डोर आखिरकार टूट गई। उस दिन बलिहार गांव का वह आंगन चीख पुकारों और रुदन से भर गया। काका का जाना महज एक शरीर का जाना नहीं था, यह उस परिवार के सिर से सबसे बड़ी ढाल का छिन जाना था। चंदन दालान के एक कोने में सुन खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन आ गया था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने अचानक उसे एक सुरक्षित घोंसले से निकालकर एक भयंकर तूफान के बीच अकेला खड़ा कर दिया हो। काका के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का भारी बोझ, जो अब तक काका अपने मजबूत कंधों पर उठाए हुए थे, अचानक खिसककर चंदन और ओंकार की ओर आ गया था। इस घटना ने चंदन के जीवन का आवरण ही बदल दिया। एक बेफिक्र, चुलबुला और प्रेम में डूबा हुआ युवक रातों रात एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान में तब्दील होने लगा। प्रेम और सपनों की दुनिया पीछे छूट गई थी और सामने खड़ा था कर्तव्य का एक बहुत बड़ा पहाड़। नियति का यह पहला प्रहार था, लेकिन चंदन यह नहीं जानता था कि यह तो महज शुरुआत है और अभी उसके जीवन में इससे भी बड़ा वज्रपात होना बाकी है। काका के निधन का गहरा शोक अभी बलिहार गांव के उस घर की दीवारों से पूरी तरह मिटा भी नहीं था। उदासी के उस घने कोहरे के बीच परिवार को सिर्फ एक ही किरण से उम्मीद थी, रूपा की कोख में पल रहा नया जीवन। चंदन और ओंकार को लगता था कि इस घर में गूंजने वाली नवजात शिशु की किलकारियाँ शायद काका के जाने के उस भयानक सन्नाटे और खालीपन को भर देंगी। गुंजा भी अपनी बड़ी बहन के इस नाजुक समय में उसकी देखभाल और सहारे के लिए मौजूद थी। प्रसव का समय आया और रूपा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बलिहार के उस आंगन में रूठी हुई खुशियाँ लौट आई हैं। चंदन के चेहरे पर फिर से एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई थी। उसे लगा कि अब उसका भाई ओंकार और ये घर फिर से संवर जाएगा। लेकिन नियति को ये क्षणिक सुख भी मंजूर नहीं था।
खुशियों का ये दिया अभी ठीक से रोशन भी नहीं हुआ था कि एक भयंकर तूफान ने उसे बुझाने की ठान ली। प्रसव के कुछ ही समय बाद रूपा भयंकर सूतिका रोग की चपेट में आ गई। उसका शरीर बुखार से तपने लगा और हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घर की वह खुशी रातों रात एक जानलेवा दहशत में बदल गई। चंदन फिर से पागलों की तरह दौड़ पड़ा। पास के गांवों से लेकर दूर दराज तक के वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों को बुलाया गया। चंदन ने अपनी भोजी को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, क्योंकि रूपा उसके लिए केवल बड़े भाई की पत्नी नहीं बल्कि एक माँ के समान थी, जिसने इस घर को और चंदन को अपने अपार स्नेह से बांध रखा था। ओंकार तो अपनी पत्नी की ये हालत देखकर जैसे पत्थर का हो गया था। उसके भीतर कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। बिस्तर पर पड़ी रूपा की सांसें उखड़ने लगी थी। अपनी अंतिम घड़ियों में रूपा की बुझती हुई नज़रें अपने नवजात शिशु, सुन्न खड़े पति ओंकार और बदहवास चंदन पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा और अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़कर जाने की विवशता थी। और फिर तमाम दवाओं, मन्नतों और चंदन के अथक संघर्ष को धता बताते हुए रूपा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। रूपा के प्राण निकलते ही उस घर में जो हाहाकार मचा वह पत्थर का सीना भी चीर देने वाला था। काका की मृत्यु तो उम्र का एक पड़ाव थी, लेकिन रूपा का यह असामयिक और अकाल निधन परिवार के सीने पर नियति का सीधा और सबसे क्रूर वज्रपात था। ओंकार, जिसने अपनी जीवन संगिनी को इस तरह तड़प कर मरते देखा, वह पूरी तरह से टूट गया। वह एक गहरे अंधकारमय अवसाद में डूब गया, जहाँ से उसे बाहर निकालना अब नामुमकिन सा लग रहा था। घर के एक कोने में भूख से बिलखता वह नवजात शिशु और दूसरे कोने में अपनी सुध बुध खो चुका बड़ा भाई ओंकार, चंदन इस भयानक मंजर के बीच अकेला खड़ा था। उसकी माँ समान भोजी जा चुकी थी। घर का वह मजबूत स्तंभ ढह गया था, जिसने सबको संभाल कर रखा था। चंदन के अपने सारे सपने, गुंजा के साथ बुनी गई भविष्य की सारी रंगीन कल्पनाएं उस दिन रूपा की चिता की आग के साथ ही जैसे राख हो गईं। चंदन के युवा कंधों पर अब केवल एक बिखरे हुए परिवार, एक मानसिक रूप से टूट चुके भाई और एक अनाथ बच्चे का अथाह बोझ था। उस दिन बलिहार का वह आंगन सिर्फ रोया नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए खामोश हो गया था। रूपा के निधन के बाद बलिहार गांव का वह घर एक प्रेत बाधित खंडहर सा लगने लगा था। आंगन में अब न कोई हंसी गूंजती थी और ना ही किसी के कदमों की आहट। गूंजती थी तो बस उस नवजात शिशु की भूख से बिलखती हुई रुलाई, जो अपनी माँ के दूध और उसकी गर्माहट के लिए तड़प रहा था। दूसरी ओर ओंकार था, जो अपनी सुध बुध खोकर किसी जीवित लाश की तरह एक कोने में शून्य को ताकता रहता। इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर दोनों परिवारों, बलिहार और चौबे छपरा के बड़े बुजुर्गों और गांव के पंचों की बैठक बुलाई गई। विमर्श का एक ही विषय था, इस अनाथ बच्चे का भविष्य क्या होगा और ओंकार को इस भयंकर अवसाद से कैसे बाहर निकाला जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद समाज और परंपरा की उसी पुरानी रीत का सहारा लिया गया। पंचों और बुजुर्गों ने एक स्वर में यह निर्णय सुनाया कि नवजात शिशु के पालन पोषण और ओंकार का घर फिर से बसाने के लिए रूपा की छोटी बहन गुंजा का विवाह ओंकार से कर दिया जाए। एक मौसी ही माँ की जगह ले सकती है, यह तर्क समाज के लिए सबसे उपयुक्त था। जब यह फैसला सुनाया जा रहा था, तब दालान के एक कोने में खड़ा चंदन जैसे पत्थर का हो गया। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस गुंजा को उसने अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखा था, जिसके साथ उसने भविष्य के अनगिनत सतरंगी सपने बुने थे, आज उसी गुंजा को उसके बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भोजी बनाने का फरमान सुनाया जा रहा था। यह नियति का कैसा क्रूर मजाक था। गुंजा, जो चौबे छपरा से अपनी बहन के अंतिम संस्कार में आई थी, दरवाजे की ओट से यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें डबडबा आईं। उसने एक उम्मीद भरी, कातर और याचना से भरी नज़र चंदन की ओर डाली। उसकी वह खामोश चीख कह रही थी, चंदन कुछ बोलो, हमारे प्रेम की लाज रख लो, मुझे बचा लो। चंदन के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका वह निश्चल और पवित्र प्रेम था जो गुंजा के लिए था, और दूसरी तरफ था उसका कर्तव्य, उसका मृतप्राय बड़ा भाई, वह अनाथ शिशु और समाज की मर्यादा। अगर चंदन आज अपने प्रेम के लिए मुंह खोलता तो शायद उसे स्वार्थी कहा जाता। लोग यही कहते कि जब घर जल रहा है तब यह लड़का अपने प्रेम की बांसुरी बजा रहा है। चंदन ने एक नज़र अपनी मृत भोजी के उस बिलखते बच्चे पर डाली, फिर अपने बेसुध भाई ओंकार पर, और अंत में अपनी लालसाओं का गला घोंटते हुए उसमें अपनी आंखें झुका ली। चंदन का वह मौन उसके प्रेम की चिता का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने अपने परिवार की इज्जत, भाई के जीवन और उस बच्चे के भविष्य के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ा दी।
चंदन को चुप देखकर गुंजा का दिल भी टूटकर बिखर गया। वह समझ गई कि जिस चंदन ने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, वह आज भी दूसरों के लिए ही मर रहा है। अपने प्रेम को इस तरह घुट-घुट कर हारते देख गुंजा ने भी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए। अपनी मृत बहन के बच्चे की खातिर और चंदन के मान सम्मान की रक्षा के लिए गुंजा ने भी अपने होंठ सी लिए और इस फैसले को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। विवाह की रस्में पूरी हुईं, लेकिन इस बार ना तो कोई शहनाई बजी, ना कोई मंगल गीत गाए गए। गुंजा उसी घर में लौट कर आई जहाँ उसने चंदन के साथ प्रेम के सपने देखे थे, लेकिन इस बार वह चंदन की प्रेमिका या पत्नी बनकर नहीं, बल्कि उसकी भोजी बनकर आई थी। यह अध्याय महज एक विवाह का नहीं था, बल्कि दो जीते जागते युवाओं के अरमानों की सामूहिक हत्या और कर्तव्य की वेदी पर प्रेम के सबसे क्रूर और खामोश बलिदान का अध्याय था। बलिहार गांव के उसी घर की देहरी पर गुंजा ने एक बार फिर कदम रखा था, लेकिन इस बार उसके पाँवों में महावर और मन में उल्लास नहीं, बल्कि एक अजीब सा भारीपन था। जिस घर के कोने कोने में उसने चंदन के साथ अपने सतरंगी भविष्य की कल्पनाएं की थीं, आज वही घर उसके लिए एक घुटन भरी काल कोठरी बन गया था। वो अब चंदन की गुंजा नहीं थी, वो ओंकार की पत्नी, उस अनाथ शिशु की माँ और चंदन की भौजी थी। घर की चारदीवारी के भीतर अब हर दिन एक मौन युद्ध लड़ा जा रहा था। चंदन, जो कभी गुंजा की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता था, अब उससे नज़रें चुराने लगा था। वो अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहने लगा। अपने प्यार को अपने ही सामने अपने बड़े भाई की पत्नी के रूप में देखना चंदन के लिए हर दिन चिता पर लेटने के समान था। गुंजा की भी स्थिति कुछ कम दर्दनाक नहीं थी। वो दिन भर मशीन की तरह घर का काम करती, अपनी मृत बहन के बच्चे को ममता देती, लेकिन भीतर ही भीतर वो घुट रही थी। दोनों एक छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच मर्यादा, रिश्ते और यथार्थ की एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी जिसे लांघना असंभव था। ये मानसिक पीड़ा और भावनाओं का निरंतर दमन गुंजा के कोमल शरीर को दीमक की तरह चाटने लगा। वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। चेहरे की वो चिर परिचित चमक, वो चुलबुलापन और होठों की वो मुस्कान हमेशा के लिए कहीं खो गई। गुंजा एक गंभीर और जानलेवा बीमारी, शारीरिक और मानसिक दोनों, की चपेट में आ गई। चंदन ने एक बार फिर वैद्यों और डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन इस बार कोई दवा काम नहीं कर रही थी, क्योंकि गुंजा की बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा की थी। वो जीने की इच्छा ही छोड़ चुकी थी। उपन्यास का ये चरम बिंदु पाठक के हृदय को चीर कर रख देता है। चंदन अपनी आंखों के सामने अपने जीवन के इकलौते स्वप्न को तिल तिल कर मरते हुए देख रहा था। लेखक ने चंदन की इस त्रासदी को गुंजा के 4 रूपों के माध्यम से बेहद मार्मिक ढंग से उकेरा है। कुंवारी गुंजा, वो अल्हड़ लड़की जिससे चंदन ने कोहबर के दरवाजे पर प्रेम किया था और जो अब कहीं पीछे छूट चुकी थी। सुहागिन गुंजा, जिसे उसने अपने ही सामने अपने बड़े भाई की पत्नी के रूप में सिंदूर लगाते देखा। विधवा गुंजा, प्रतीकात्मक, जिसके मन के भीतर का प्रेम और स्वयं चंदन मर चुका था। कफन ओढ़े गुंजा, और अंततः वो गुंजा जो इस क्रूर संसार और अपनी नियति के आगे हार मान गई। गुंजा की सांसें उखड़ने लगी। अपनी अंतिम घड़ियों में उसने एक बार जी भरकर चंदन की ओर देखा। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी पीड़ा और इस जन्म में न मिल पाने की विवशता थी। और फिर एक गहरी सांस के साथ गुंजा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। चंदन का प्यार, उसका भविष्य, उसकी दुनिया, सब कुछ उसी पल उस चारपाई पर निर्जीव हो गया। गुंजा के चले जाने के बाद बलिहार गांव का वो घर एक पूर्ण शमशान में तब्दील हो गया। पहले काका, फिर रूपा भौजी, ओंकार का जीवन और अंत में गुंजा। चंदन ने एक एक करके अपना सब कुछ खो दिया था। निष्कर्ष, फिल्मी कहानियों की तरह यहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ। गुंजा की चिता जलकर राख हो गई, लेकिन इस अकल्पनीय दुख के बावजूद चंदन टूटा नहीं। ना ही उसने जीवन से भागकर संन्यास लिया या अवसाद में गया। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, एक ऐसे कर्मयोगी की तरह जिसकी सारी भावनाएं जलकर भस्म हो चुकी हैं, लेकिन जिसके कंधे अभी भी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए मजबूत हैं। वो उस अनाथ बच्चे और अपने परिवार की खातिर यथार्थ की कठोर और तपती हुई ज़मीन पर अकेला, मौन और दृढ़ खड़ा रह गया। यहीं आकर ये कालजयी आंचलिक उपन्यास एक गहरी और रुला देने वाली टीस के साथ समाप्त हो जाता है। साथियों, ये चंदन और गुंजा की दर्द से भरी दास्तां, जिसे लेखक ने दुनिया के सारे दुखों के साथ यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी का सार आपके दिलों तक पहुंचा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार जरूर लिखिए एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।